नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या इजराइल हिजबुल्ला, हमास और हुती के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? लेकिन ऐसा क्यों है कि इजराइल लगातार उन पर हमला कर रहा है लेकिन कोई उनको रोक नहीं रहा और सीज फायर के लिए कोई मना नहीं पा रहा? दरअसल हिजबुल्ला ने इजराइल को निर्जन बनाने का समुद्र मंथन प्लान एक्टिवेट कर दिया। हमास ने इजराइल को जमींदोज करने का सपना पाला। हुती ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को लाल सागर में ही डुबाने की साजिश की। तो इजराइल ने तीनों मोर्चों पर ऐसा अटैक किया कि हिजबुल्ला के कमांडर लगातार मारे जा रहे हैं। हमास खात्मे की तरफ है और हुती के साथ यमन का पोर्ट जल रहा है। इन सब के बीच नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका जाने की वजह क्या है? जिस दौरान नेतन्याहू अमेरिका में है उस दौरान गाजा में सबसे बड़ा अटैक क्यों किया गया? हजारों जाने अभी तक जा चुकी हैं, लेकिन क्या अमेरिका के इशारों पर इजराइल इन संगठनों पर अटैक कर रहा है? और क्या निशाने पर यह आतंकी नहीं बल्कि ईरान है जो इन तमाम आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है? सवाल यह भी है कि क्या इन जंग का कोई अंत है या फिर नरसंहार यूं ही जारी रहेगा? हम आपको अमेरिका और इजराइल के बीच के संबंध और उस संबंध का इस संघर्ष से क्या कनेक्शन है यह समझाएंगे। साथ ही बताएंगे कैसे हमास और हिजबुल्ला ने इजराइल पर बीते 10 सालों में हजारों रॉकेट दागे हैं, लेकिन ये नरसंहार दशकों से जारी है। क्या अब विराम की तरफ है या फिर नरसंहार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ने वाली أكملوا هذا الطريق وحافظوا على دماء الشهداء. تستطيع أن تستهدف كامل هذه الجغرافيا. किसी भी जंग का परिणाम क्या निकला है समझने के लिए आपको समझना होगा कि उस जंग में कितनों की शहादत हुई या कितनों की जान ले ली गई। तो चलिए सबसे पहले जरा देखिए कि हुआ क्या है। जो अभी तक हमले हुए हैं उसमें कितनों की जान जा चुकी है इसको जरा समझिए। अकेले गाजा के अंदर 32,623 लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग घर से बेघर हो चुके हैं। अगर पूरे फलस्तीन की बात की जाए तो 38,983 लोगों की जान जा चुके हैं और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। कहते हैं कि जो हकीकत में वहां जाने गई है वो आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन इसमें जो इजराइल है उनकी जान जो गई वो 1478 की गई है। 108 पत्रकार भी ऐसे हैं जो इस जंग का शिकार हुए हैं, जो इस जंग के दौरान जान को गंवा चुके हैं। लेकिन जो 108 पत्रकार जिन्होंने जान गंवाई उनमें से 103 पत्रकार फिलिस्तीनी हैं। मैक्सिमम जो पत्रकार फिलिस्तीन से जुड़े थे उनकी जान इसमें चली गई। इसके अलावा 2 इजरायली पत्रकार भी ऐसे हैं जिनकी जान गई और 3 लेबनानी पत्रकार ऐसे हैं जिनकी जान चली गई और कुल 108 पत्रकार कवरेज के दौरान जान गंवा चुके। इसके अलावा 224 से ज्यादा समाजसेवी ऐसे हैं जो अपनी जान इस पूरे घटनाक्रम के दौरान गंवा चुके हैं। देखिए जरा 224 से ज्यादा समाजसेवी है। इसके अलावा 179 UNRWA के कर्मचारी हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो फिलिस्तीन के अंदर काम करती है उसके कर्मचारी हैं जो वहां राहत कार्य में लगे हुए थे। वो भी इस पूरे हमले के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। और एयर स्ट्राइक में यमन के अंदर 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 80 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, और इसमें लेबनान को हमने अभी तक जोड़ा नहीं है। और यही वजह है कि गाजा के अंदर मैक्सिमम चीजें खत्म हो चुकी है। दीवारें बची हैं, सिर्फ इमारतें खंडर हो चुकी हैं, लाखों जिंदगियां पलायन कर चुकी हैं। और सबसे बुरा तो तब हुआ जब जो पलायन कर चुके लोग थे वो खंडरों में वापस रहने आए तो फिर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और वो भी वहां मारे गए। और गाजा के अंदर हालात बद से बदतर है। इजराइल और हमास जंग ने गाजा पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लोगों को ना वहां खाना मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी मिल रहा है।
23 लाख आबादी के लिए पानी और सफाई बेहद महत्वपूर्ण, और वो वहां कुछ है ही नहीं। उल्टा गाजा में पोलियो वायरस आने के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। जंग की वजह से सबसे बुरा हाल महिलाओं और बच्चों का है। इजराइल के हमले में महिलाओं और बच्चों की भी जान जा रही है, क्योंकि जब रॉकेट जमीन से टकराता है और तबाही लाता है तो वो फिर ये नहीं देखता कि वो हमास का आतंकी है, फिलिस्तीन का रहने वाला आम नागरिक है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो उसकी इज्जत में आता है वो सब तबाह होते हैं। और जो अभी ताजा हमला हुआ है गाजा के अंदर, उसमें बच्चे और महिलाओं समेत 15 लोगों की जान चली गई है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? और दूसरे मोर्चे पर यमन का होदेइदा बंदरगाह क्यों बर्बाद किया गया? एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को जरा आप देखिए, क्योंकि इजरायली लड़ाकू विमानों ने यमन के होदेइदा बंदरगाह से हूती सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। होदेइदा के इस बंदरगाह में तेल सुविधाओं को निशाना बनाकर हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया, और इस बंदरगाह पर हमले में जो इस्तेमाल किया गया वो एक अलग तरीके की प्रणाली, जो दुश्मन की अवरोधन प्रणाली को चकमा देने में सक्षम थी। हमले के बाद पूरा बंदरगाह किस तरीके से जल रहा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें हूतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हूती कौन है ये बताएं, उससे पहले आपको जरा ये बताते हैं कि अल होदेइदा क्यों बना इजराइल का निशाना, उसको क्यों तबाह किया गया, उस बंदरगाह पर क्यों अटैक किया गया। दरअसल यमन के अल होदेइदा पोर्ट पर हमला करने के पीछे इजराइल के कई मकसद हैं। इजराइल सिर्फ हूती ग्रुप को ढेर ही नहीं करना चाहता, बल्कि उनको हथियार खरीदने में वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़े, इसलिए भी अटैक किया गया। हमले का मकसद हूतियों को ईरान से हथियार आयात करने से रोकना था। दरअसल हूतियों ने अल होदेइदा में पोर्ट का इस्तेमाल ईरान से हथियार लाने के लिए किया था, और इसीलिए इजराइल ने उसको निशाना बनाया और स्ट्राइक कर चोट पहुंचाई। हथियार हासिल करने में अब हूती ग्रुप को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि हूती ग्रुप की कमर तोड़ दी गई। लेकिन जिस होदेई पोर्ट पर हमला किया गया उस पर कितना नुकसान हुआ और कितने एयर स्ट्राइक उस पर किए गए, ये जरा देखिए। ऑयल डिपो पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है, पावर स्टेशन पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है, बंदरगाह ही कहिए कि पूरे तरीके से तबाह कर दी गई है, पोर्ट तबाह कर दिया गया, और वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरीके से पोर्ट जल रहा है। लेकिन इस्तेमाल क्या क्या हुआ? F-35 स्टेल्थ लड़ाकू जेट विमान का इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिका से इजराइल को मिला। F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया, जो अमेरिका से इजराइल को मिला। अन्य युद्धक विमान भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए इस पोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। लेकिन इस पोर्ट का असली मकसद यह भी है कि दरअसल जो रेड सी के जरिए इजराइल तक जो सहायता मिलती है, चाहे वो खाद्यान्न के तौर पर हो या बाकी चीजों के तौर पर, या कहीं की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रूट चैनल बनता है, वो दरअसल रेड सी से होकर गुजरता है, और वहां हूती अक्सर जो इजराइल जाने वाले सामान उनको लूट लेते थे। और ये समस्या आज से नहीं है, ये लंबे वक्त से है। लेकिन कमाल की बात देखिए, एक वीडियो, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब ये सब कुछ घट रहा था, जब होदेई पोर्ट को निशाने पर लिया जा रहा था, उस दौरान कैसे नेतन्याहू इस ऑपरेशन को देख रहे थे। तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ऑपरेशन को आउटस्ट्रेच्ड आर्म नाम दिया गया। यमन पर हमले की रणनीति खुद नेतन्याहू ने तैयार की थी। एयर स्ट्राइक के दौरान नेतन्याहू वॉर रूम के अंदर मौजूद रहे। हमले की तैयारी से लेकर बमबारी तक वॉर रूम के अंदर वो मौजूद रहे, और वॉर टीम को हमले को लेकर दिशा निर्देश वो देती रहे। अल होदेइदा में तबाही देखना चाहते थे नेतन्याहू, और वो देखते हुए भी वो नजर आए। वो तस्वीर हम आपको बाद में दिखाएंगे, जिसमें वो रूम के अंदर बैठकर नेतन्याहू देख रहे हैं कि किस तरीके से तबाही मचाई गई। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि क्यों हूतियों पर हमला किया गया, क्यों यमन के होदेइदा पोर्ट को निशाने पर लिया गया, और क्या इजराइल सोच रहा है। गूगल मैप के जरिए जरा इसको समझिए कि किस तरीके से जो इजराइल है वो अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है, और उसके पीछे की एक वजह है।
उसके पीछे की जो वजह और जिसका जिक्र हमने किया, जरा देखिए। हम इस प्रोग्राम में कई बार आपको बता चुके हैं कि जो इजराइल है वो दरअसल किस तरीके से घिरा हुआ है। ये इजराइल, इसको कह सकते हैं कि एक वक्त में यही फलस्तीन था और यही आज की तारीख में इजराइल पूरे तरीके से हो चुका है। इससे लगता हुआ ये लेबनान, जहां से हिजबुल्ला अटैक करता है और हिजबुल्ला हमास को भी हथियार सप्लाई करता है, और इसलिए इजराइल ने जो निशाने पर लिया वो लेबनान को लिया, और जो हमास जो गाजा पट्टी पर है उसको निशाने पर लेते हुए पूरे तरीके से बर्बाद किया। लेकिन जो हमला किया गया वो हमला किया गया यमन के पोर्ट के ऊपर। यमन के ओदेदोई पोर्ट को अटैक किया गया। क्यों किया गया इसको जरा आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रेड सी है, जो गल्फ ऑफ एडम से जुड़ते हुए बाकी अरेबियन सी से कनेक्ट होता है, दरअसल इजराइल को जितनी सपोर्ट मिलती है या जितना उसका आयात और निर्यात होता है वो दरअसल एक इस चैनल के जरिए होता है और दूसरा इस गाजा के थ्रू होता है। गाजा पर इस वक्त पूरे तरीके से इजराइल का कंट्रोल है। अब दरअसल जो रेड सी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जो ये हिस्सा है गल्फ और एडम और जो रेड सी के बीच में कनेक्ट होता है, यहां दरअसल हुतियों का कब्जा है। वो हुती जो यहां से जितने पोर्ट गुजरते हैं, जितने यहां से समुद्री जहाज गुजरते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं और इनको समुद्री लुटेरे भी कहते हैं। दरअसल इजराइल को जब भी कोई सपोर्ट मिलती है या कोई भी अगर वहां से व्यापार होता है तो उसको यहां से होकर गुजरना पड़ता है, हुती बेल्ट से, यमन से लगी हुती बेल्ट से होकर गुजरना पड़ता है, और यमन हुतियों को सपोर्ट करता है। और ना सिर्फ यमन सपोर्ट करता बल्कि ईरान भी हुती को सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि ईरान को हमास को सपोर्ट करना है, ईरान को हिजबुल्ला को सपोर्ट करना है, और इसलिए इजराइल की कमर को तोड़ने के लिए वो इस पूरे रास्ते में हुतियों को पनपाता है, हुतियों को वेपन देता है, हुतियों को वो सारे हथियार देता है जिसके जरिए वो इजराइल को आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पर ब्रेक कर सके। और इसीलिए देखिए जरा, अगर भारत के साथ, क्योंकि जब आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप के अंदर ये देखिए जरा, ये भारत, अब भारत को अगर इजराइल के साथ कनेक्ट होना है तो उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, वो एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़े, क्योंकि अगर वो रास्ते से जाएगा तो उसको पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा और वो सेफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में ही पहले से ही एक पोर्ट को बंद कर चुका है जिसके जरिए भारत ट्रेड किया करता था, जो दरअसल ये पोर्ट है। लेकिन अगर भारत को इजराइल के साथ कनेक्शन स्थापित करना है, अगर ट्रेड करना है, तो उसको इस बेल्ट से होकर गुजरना पड़ेगा जहां हुतियों को कब्जा, और इसीलिए इजराइल ने हुती को अटैक किया, क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता कि उसको कहीं से भी समस्या है। और ये जो हुती बेल्ट है, यहीं से दरअसल हिजबुल्ला और दूसरा हमास दोनों को भी सपोर्ट किया जा रहा था, और ये जो हुती है उनको सपोर्ट ईरान कर रहा है। और यही एक वजह कि यमन के अंदर अटैक किया गया, उस पोर्ट को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया जिस पोर्ट के जरिए हुती हथियारों से संपन्न हो रहे थे, या कहें कि ईरान जहां से हुतियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन जब इजराइल ने पोर्ट के ऊपर हमला किया तो उसके बाद धमकी मिली, इजराइल को धमकी मिली, और धमकी में क्या कुछ कहा गया ये जरा देखिए। क्योंकि होदेदा पोर्ट जो है उस पर जो हमला किया गया, उस पर हुती ने इजराइल को धमकी दी है, क्योंकि हुतियों पर एक बड़ा अटैक किया गया, इजराइल के बड़े ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी गई, और उसके बाद इजराइल पर काफी ज्यादा अटैक किए गए। हुती ने ऐलान कर इजराइल में लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, यह कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू अमेरिका में है, और क्या अमेरिका के अंदर युद्ध विराम को लेकर कोई रणनीति पर काम चल रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इजराइल को अमेरिका से कितनी सहायता मिलती है? इजराइल जिसको आज नरसंहारक के तौर पर देखा जा रहा है, क्या वो सेल्फ डिफेंस में हमले कर रहा है? हमास और हिजबुल्ला ने इजराइल पर कितने अटैक बीते 10 सालों में किए? दुनिया के एक हिस्से के अंदर नरसंहार चल रहा है, और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन लोगों की जान नहीं जाती, और एक एक करके कई मोर्चे खुल रहे हैं। इजराइल
वर्सेस हमास, इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला, इजराइल वर्सेस हूती और इजराइल वर्सेस सीधे तौर पर ईरान कह लीजिए। लेकिन इजराइल के नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। अमेरिका क्यों पहुंचे, इस सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका से इजराइल को मिलता क्या है। एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। जो इजराइल से अमेरिका को जो मदद मिलती है, जो बिलियन डॉलर में मिलती है, उसको जरा समझिए। 2008 तक, 1999 से 2008 तक कितनी मदद मिलती थी? लगभग मानिए 21 से 22 बिलियन डॉलर के आसपास इजराइल को सहायता मिलती थी। लेकिन 2009 से 2008 के बीच, 18 के बीच में, यानी कि अगले 10 साल में वो जो मदद मिल रही थी वो बढ़कर 30 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई। लेकिन कमाल की बात देखिए, 2019 से 2028 के बीच में जो मदद मिल रही है, उस मदद को जरा समझिए, वो बढ़ते बढ़ते 40 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। इसमें मिसाइल, डिफेंस और फंड शामिल नहीं है। आप समझ रहे हैं, जो मिसाइल और डिफेंस के लिए जो फंड अमेरिका से रिलीज होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि इजराइल, जो हमारे देश के शायद किसी भी स्टेट से छोटा होगा, वो 3-4 मोर्चों पर अगर सीधा अटैक कर रहा है तो उसके पीछे अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक सहायता और डिफेंस और हथियार है। लेकिन सवाल यह भी कि जो नेतन्याहू अमेरिकी यात्रा पर गए हैं, क्या मकसद फंडिंग है, क्या मकसद हथियार लेना है? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर है और युद्ध छेड़ने के बाद से नेतन्याहू की पहली विदेश यात्रा है। इस दौरान कूटनीति, राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से इसको बेहद अहम माना जा रहा है। नेतन्याहू का अमेरिका कांग्रेस को संबोधित करने का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात की उम्मीद है। माना जा रहा है कि मुलाकात में गाजा युद्ध विराम समझौते पर बातचीत हो सकती है। वॉशिंगटन में गाजा में बंधकों के परिवारों से बात करते हुए कहा गया कि हमास के साथ स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन ऐसी तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि वहां जाने से पहले गाजा पर एक जोरदार अटैक किया गया। लेकिन अमेरिका क्या सिर्फ इजराइल को ही फंडिंग करता है? वो किस किस देश को कितनी फंडिंग करता है और उसमें इजराइल कहां है, यह भी जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अटैक हुआ है या जो लगातार हो रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। अफगानिस्तान को जो पैसा दिया जा रहा है वो दरअसल 50 बिलियन डॉलर के आसपास, इजराइल को लगभग 35 से 40 बिलियन डॉलर के आसपास, जॉर्डन को लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर, मिस्र को 10 से 15 बिलियन डॉलर और इराक को लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास अमेरिका से सहायता मिल रही है। और उसमें टॉप 2 के अंदर इजराइल है जिसको सहायता मिल रही है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है और जो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तैयार की जा रही है कि इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के बहाने गाजा और लेबनान को खत्म करने की तैयारी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसे नहीं रोक रहा। एक आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर हमास और लेबनान की तरफ से कितने हमले अभी तक किए गए हैं। इसको जरा देखिए, तब शायद आपको एहसास हो कि ये जो जंग छिड़ी है वो एक तरफा नहीं बल्कि दोनों तरफ से छिड़ी हुई जंग है। जो आप पहली लकीर देख रहे हैं ये गाजा से जो इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं वो है, और जो दूसरी लकीर आप देख रहे हैं ये लेबनान से जो रॉकेट दागे गए हैं वो है। आप जरा देखिए, अक्टूबर 7 यानी कि महज आज से 10 महीने पहले जो अटैक हुआ था उसमें इजराइल के ऊपर 5310 रॉकेट अटैक किए गए थे सिर्फ गाजा से। इसके बाद यह आंकड़ा जरा देखिए, आते आते फरवरी 10 तक का यह आंकड़ा है, उसमें यह संख्या लगभग ना के बराबर हो गई। अब उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है कि अक्टूबर 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक गाजा लगभग खत्म हो चुका है। हमास अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में बैठकर इजराइल को अस्थिर कर रहा था वो लगभग उस पर अटैक के जरिए कमर तोड़ी जा रही है, और जो हूती सपोर्ट कर रहा था उस पर भी हमला किया गया। और यही वजह कि जो हमने मैप आपको दिखाया, जो स्टैटिक्स हमने आपको दिखाए, उसमें अक्टूबर 2023 के बाद
इजराइल पर हमले घटे हैं क्योंकि इजराइल ने खुद को बचाते हुए, सेल्फ डिफेंस करते हुए लगातार हमले किए हैं। लेकिन जो इजराइल पर हुती अटैक हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है और क्या क्या दागा गया है, जरा इसको भी समझिए। हुती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसके अलावा अगर देखेंगे तो देखिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी इजराइल को नुकसान पहुंचाया गया। और उसके बाद इजराइल ने कमर तोड़ने के लिए हुती पर अटैक किया। कुल 9 महीनों की बात की जाए तो इजराइल में 220 हमले हुती की तरफ से किए गए। अब जरा सोचिए, तो जो ये कह रहे हैं कि इजराइल खत्म कर रहा है और नरसंहारक की भूमिका में है, दरअसल हमले बराबर इजराइल पर भी हो रहे हैं और 3 मोर्चों से हो रहे हैं। एक हमास के जरिए, एक हिजबुल्लाह के जरिए और एक रेड सी से हुती के जरिए, और तीनों की कमर तोड़ने का काम इस वक्त इजराइल कर रहा है। तो क्या अमेरिका इजराइल इसलिए गया है ताकि वो फंडिंग इकट्ठी कर सके, हथियार ला सके, या इसलिए कि एक युद्ध विराम किया जा सके? लेकिन इजराइल कैसे कैसे लड़ रहा है इसको भी जरा देखिए। इजराइल हमास से लड़ रहा है, इजराइल हिजबुल्लाह से लड़ रहा है, इजराइल हुती से लड़ रहा है और इजराइल ने होदेदा पोर्ट पर अटैक करके सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यमन से भी लड़ाई मोल ले लिए, क्योंकि जो होदेदा पोर्ट है वो दरअसल हुतियों का पोर्ट नहीं है, वो यमन का पोर्ट है। अब जरा समझिए कि इजराइल के पास क्या वाकई में इतनी बड़ी आर्मी है कि वो सभी को टक्कर दे सकता है या सबके ऊपर हमला कर सकता है? अंत में आपको आर्मी भी जरा दिखा चलते हैं, क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो ताकतवर फौज है उसमें 20वें पायदान पर इजराइल आता है। एक्टिव सैनिक जो है वो सिर्फ 1,69,500 है, जबकि जो रिजर्व सैनिक है वो 4,65,000 के आसपास है और कुल जो फोर्सेस इजराइल के पास है वो 6,34,500 के आसपास है और ये बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हां, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर फौज के तौर पर 20वीं गिनती होती है और वो इसलिए होती है क्योंकि सेल्फ डिफेंस सिस्टम इजराइल का बेहतरीन है, या कहें कि दुनिया में पहले और दूसरे पायदान में इजराइल का सेल्फ डिफेंस सिस्टम आता है। लेकिन जो अटैक करता है वो हथियारों से करता है। तो इजराइल के पास कौन कौन से हथियार हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जरा ये भी समझिए कि कौन कौन से हथियार हैं। इजराइल के पास खतरनाक हथियारों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका से भरपूर मात्रा में मिलते हैं। देश के पास सबसे घातक हथियार एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है, वो है। उसको भेद कर किसी रॉकेट के अंदर आना लगभग असंभव है। यह धरती पर पहुंचने से पहले ही हथियारों को मार गिराता है। इसके अलावा इजराइल के पास 1 दर्जन परमाणु हथियार है, एक का उसने अभी परीक्षण किया है। 241 लड़ाकू जेट हैं, 48 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं और 2200 टैंक हैं, 1200 तोपखाने हैं, 7 युद्धपोत हैं और 6 पनडुब्बियां भी हैं। और इसके अलावा 300 MLRS या कहें कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी है। दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद भी इजराइल के पास है, जो दुनिया भर में अपने नेटवर्क के लिए जानी जाती है और इससे ज्यादा इस चीज के लिए जानी जाती है कि जो इजराइल का दुश्मन उसको ढूंढकर खत्म किया जाए। और शायद इसीलिए हुती, हिजबुल्लाह और हमास के खात्मे की कसम इजराइल खाते हुए कहता है कि अगर नाखूनों से भी लड़ना पड़ा तो वो लड़ेंगे। लेकिन जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे थे उस तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। जो तस्वीर है वो ये तस्वीर है जिसमें नेतन्याहू बैठकर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यमन के पोर्ट को तबाह किया गया, कैसे हुती की कमर को तोड़ा गया। और वो खुद उस वक्त बैठे थे और उनका जो बयान उसके बाद ये कि वो देखना चाहते थे कि जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची, जब उनका खात्मा होगा तो तस्वीरें कैसी आएंगी। और ये जंग है, इसको रोकना जरूरी, क्योंकि चाहे जंग कितनी ही लंबी चले, कोई जीते कोई हारे, जिस आंकड़े के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया, जितनी लंबी जंग चलेगी मौतों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी और अंत में टेबल पर आकर ही बातचीत होती है। तो ये संभावना विश्व को तलाशनी चाहिए कि अमेरिका जो इजराइल गया है वो हथियार लेने और इस जंग को और तेज करने नहीं, बल्कि युद्ध विराम के लिए गया हो, नहीं तो नरसंहार जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।